नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। भ्रष्टाचार पर प्रहार लगातार, और यही है योगी मॉडल। जी हां, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। इसीलिए राज्य के 8 जिलों में एसीओ यानी कि एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन है किया जा रहा है, और इसका मकसद यही होगा कि भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखी जाए और जो सरकारी विभागों का भ्रष्टाचार है उस पर पैनी नजर रखी जाए। इसीलिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पहले से अलग अलग जिलों में यानी कि 11 और जिलों में एसीओ लगातार काम कर रहा है, लेकिन 8 और जिलों को उसमें जोड़ा जा रहा है जहां पर एसीओ का गठन किया जाएगा और कुछ नई सुविधाओं के साथ, कुछ विशेषाधिकार के साथ ये जो एसीओ है जो लगातार काम करेगा। और मकसद साफ है कि पारदर्शिता को बढ़ाना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पारदर्शिता ही प्रगति का रास्ता होता है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर हम जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो जनता है, लोगों की सहभागिता, लोगों की जागरूकता भी काफी अहम हो जाती है। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि सरकारी काम करवाने को लेकर जब कोई भी आवेदक, कोई भी व्यक्ति विभाग पहुंचता है तो वो शॉर्टकट के चक्कर में खुद ऐसा काम करता है, यानी कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए कुछ जो आसान प्रक्रिया है वो अपना ली जाए। और शायद ये भी एक बड़ा कारण है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य के अलग अलग जिलों में, 11 जिलों में पहले से संचालित और 8 नए जिले जोड़े जा रहे हैं जो एसीओ काम करेगा। वो किस तरीके से काम करेगा, किन अधिकारियों के तहत काम करेगा, और किसी को अगर शिकायत करनी है तो उसका निवारण कैसे होगा और कैसे वो शिकायत कर सकता है। पेश है खास रिपोर्ट। योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी है। पूरे प्रदेश में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एसीओ की यूनिट खुलेंगी जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को देखेंगी। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य फोकस सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर नजर रखना होगा। अब करप्शन से जुड़ी शिकायत करना भी आसान हो जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार कई स्तर पर काम कर रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। एसीओ की बात करें तो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की 8 यूनिट और खुलेंगी। अभी तक प्रदेश में 11 यूनिट पहले से ही काम कर रही हैं। सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार पर सीधा नजर रखा जाएगा। सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार को जड़ से हटाने का अभियान चलेगा। प्रदेश भर में एसीओ का दायरा बढ़ाया जाएगा। आजमगढ़, मिर्जापुर, चित्रकूट, प्रयागराज, देवीपाटन, बस्ती, अलीगढ़, सहारनपुर और जिलों के एसपी के नेतृत्व में ये यूनिटें खोली जाएंगी। सरकारी विभागों में फैले मकड़जाल को लेकर योगी सरकार धीरे धीरे शिकंजा कसती जा रही है। आने वाले दिनों में एएसपी के नेतृत्व में ये यूनिट काम करेंगी, जिनके पास कुछ विशेष अधिकार देने की भी बात हो रही है, ताकि सरकारी विभागों में बैठे कर्मचारी और अधिकारियों पर सीधी नकेल कसी जा सके। ये विद्या किशोर शर्मा है, जो कभी डीएसपी हुआ करते थे। कई थाने इनके इशारे पर चलते थे। योगी सरकार में भ्रष्टाचार करना इनको महंगा पड़ गया। किशोर शर्मा अब डीएसपी नहीं, दरोगा है। योगी मॉडल की खास बात यह है कि जो काम करेगा उसे तारीफ मिलेगी और भ्रष्टाचार करने पर सजा मिलेगी। योगी सरकार में भ्रष्टाचार करना महंगा पड़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले में डीएसपी को बनाया दरोगा, मूल पद से डिमोट कर दरोगा बना दिया गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है। लोक निर्माण विभाग में टेंडरों के आवंटन अब हाईटेक प्रहरी करेगा। कृषि भूमि का लैंड यूज चेंज करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन। हाईटेक पहरेदार तैनाती से घूसखोरों, बिचौलियों, दलालों पर अंकुश लगेगा। टेंडर प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रहरी सॉफ्टवेयर तैनात किया गया है। आम जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों पर भी सीधी निगाह होगी। पारदर्शिता प्रगति लाती है, आम जनता का भरोसा बढ़ाती है। सरकारी विभागों के चक्कर कम लगे और लोगों का समय पर काम हो जाए, हर कोई यही चाहता है। इसीलिए तकनीक, सिंगल विंडो और हेल्पलाइन जैसी सुविधा बढ़ाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो ये जरूरी है कि पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। डिजिटलाइजेशन यानी कि तकनीक के माध्यम से भी जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। आज इसी विषय पर बात करने के हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं शुभम गुप्ता जी हैं, हाईकोर्ट के वकील। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। और अखंड जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। जब हम एसीओ की बात करते हैं या फिर हम भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की जब बात करते हैं, 11 जगह पहले से ही संचालित थे, कार्य कर रहे थे, 8 और नए जोड़े जा रहे हैं। क्या कहा जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस नीति की तरफ सरकार के बढ़ते कदम है? बिल्कुल, शुरुआत में देख के तो यही लगता है। और जो अब तक इम्पैक्ट आया है पिछले 5 सालों की बात कर लिया जाए, जो चुनाव से पहले थे, और योगी सरकार 2 की बात कर ली जाए जी, इन दोनों के बीच में एक जो तारतम्य दिख रहा है, वो तारतम्य ये कि अब
जितनी फेरबदल होनी थी वो पहले से ही हो चुकी थी, जिनकी पहचान होनी थी वो पहले से हो चुकी थी। सिस्टम को कैसे काम करना है इसको लेके जितना रिसर्च वर्क करना था वो भी तकरीबन पूरा हो चुका है। और ऐसे में जब भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी, बहुत अंदर तक बैठी हुई तो उसके समूल नाश के लिए कोई बहुत ही गंभीर कदम उठाने की जरूरत थी। और ये प्रस्ताव चूंकि पिछले महीने ही आया था और नासिर कमाल साहब जो कि डीजी हैं एसईओ के, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था मुख्यमंत्री के साथ जब समीक्षा बैठक हो रही थी उसमें रखा था। ये पिछले अक्टूबर की बात अब जाके उस पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री एक तरीके से कहें तो इस पर मुहर लगा चुके हैं और मुहर लगाने के बाद ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया जाना है वो सारा कुछ, सारी प्रक्रिया अब तैयार हो जाएगी। इसमें जो सबसे अहम होगा, चूंकि नजरों से दूर तो दिल से दूर वाला मसला यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आके सिमट जाता है। इसमें मसला ये होता है कि अगर इंसाफ के लिए दूरी अगर ज्यादा होती है, जगह की दूरी ज्यादा होती है या एक ही जगह पे बर्डन ज्यादा होता है तो इंसाफ कहीं भटकता है, इंसाफ कुछ देर के लिए ठिठकता है। तो ये जो ठिठकन और ये जो भटकाव है, ये जो भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत करने में काम आती हैं, ये चीजें खत्म होंगी। और अगर ऐसा इस तरीके से हो रहा है, सभी मंडलों में, कम से कम सभी मंडलों में होने की दरकार की जा रही थी, इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया था, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, एक बड़ा बदलाव आएगा, पारदर्शिता की तरफ कदम बढ़ेंगे। शुभम गुप्ता जी, जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार के जुड़े जो मामले हैं वो जब न्यायपालिका पहुंचते हैं, किस तरीके की कानूनी इसमें प्रक्रिया होती है, कैसे उसका निपटारा किया जाता है? देखिए, कोई भी करप्शन एक्ट का मुकदमा जब दाखिल होता है तो पुलिस चार्जशीट सबमिट करती है। जब पुलिस चार्जशीट सबमिट करती है, इसके बाद उस पर चार्ज बनता है, 207 का कंप्लायंस होता है और फिर चार्ज तय होते हैं, आगे प्रोसीडिंग शुरू होती है जी। समस्या यहाँ पे एक आती है कि जब चार्ज बनता है उस समय बहुत सारे पेपर छूट जाते हैं करप्शन एक्ट में, जो बाद में दिए जाते हैं जी। अब जब बाद में दिए जाते हैं, चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं, घटानी पड़ती हैं, उसमें समस्या आती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सैंक्शन की ज़रूरत होती है। मान लीजिए सरकारी विभाग से संबंधित कोई भी मामला है और उसमें करप्शन अब किस रैंक का अधिकारी कर रहा है जी। 197 सीआरपीसी कहती है कि मैंडेटरी है सैंक्शन, अगर सैंक्शन नहीं है तो वो मामला चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका लोग फायदा उठा लेते हैं। दूसरी चीज, चार्ज जब बन जाता है फिर विभाग के ही लोग उसमें गवाही देने नहीं आते हैं, इस तरह से प्रोसीडिंग बढ़ती जाती है, समय लगता जाता है। हाँ, और दूसरी चीज यहाँ पे सरकार को एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि जिस भी विभाग का मामला है, अगर विभाग के लोग उस पर काम करें तो वो चीजें आसानी से निकल सकती हैं। जो दोषी कर्मचारी है उसको डिजिटलाइज करके उसको सारे विभागों में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया कर दी जाए, और जो भी दोषी कर्मचारी है उसको विभाग में अगर उसको शो कर दिया जाए तो बहुत सारे कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, इसके बावजूद काम उस पर लगाम लगाया जा सकता है। बिल्कुल। अखंड प्रताप जी, जब हम पुलिस की भूमिका की बात करते हैं, करप्शन को कम करने की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि पुलिस की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पुलिस के ऊपर पहले से कई जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक समस्याओं से लेकर चुनाव कराने तक की जिम्मेदारियां हैं? क्या नई जिम्मेदारी के लिए या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए, क्या आपको लगता है संख्या बल बढ़ाने की जरूरत है, या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले ही सेपरेट करने की जरूरत है और अलग से ही इनकी पुलिसिंग की जाए? देखिए, संख्या बढ़ाने की जरूरत तो लंबे समय से महसूस की जा रही है और लगातार इसीलिए भर्तियां हो भी रही हैं, तमाम अधिकारियों की भी भर्तियां हो रही हैं, उसके लिए सीट बढ़ाने की बात भी लगातार बनी हुई है। ये सारी चीजें तो होंगी ही, लेकिन जिस प्रकरण पे हम बात कर रहे हैं उसमें अगर उस रेफरेंस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो जांच तो निश्चित तौर पर प्रभावित होती है ना, कि अगर एक ही आदमी पे अगर बहुत सारा काम, जिसकी क्षमता ही अगर 10 किलो वजन उठाने की है, उस पे हम 20 किलो 25 किलो अगर हम लाद देते हैं तो जाहिर सी बात है वो या तो आज पहुंचाएगा या कल पहुंचाएगा या और भी देर में पहुंचा सकता है। तो ये भार उठाने की जो क्षमता है ये लोगों की क्षमता पे भी तो निर्भर करता है।
तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें इंसाफ तो भटकेगा, निश्चित तौर पर भटकेगा। हाँ, ये जरूर है कि अब जब सभी मंडलों में एक ऑफिस खुल जाएगा तो वहां पे जब एसपी और डीवाईएसपी और एडीएसपी के पद वहां पे होंगे, एएसपी के पद वहां पे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके अधीन जो एक पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर भी काम करेगा। तो वहां पे लोगों के भर्तियों की भी जरूरत पड़ेगी, या ये भी मुमकिन है कि जो पहले से संसाधन है उन संसाधनों में से कुछ जो मानव संसाधन है उस मानव संसाधन का वहां इस्तेमाल किया जाए। तो इस चीज को जब डिप्यूट किया जाएगा, किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, दायित्व दिया जाएगा, तो दायित्व के बाद उससे हम रिजल्ट लेने की उम्मीद करते हैं। और यही वजह है, यही मंशा भी है शायद शासन की, सरकार की जो मंशा है, खासतौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, जीरो टॉलरेंस को लेके जिस तरीके से वो बिल्कुल मुस्तैद दिखाई देते हैं, तो उसमें उम्मीदें बढ़ती हैं कि हाँ, अब संख्या भी बढ़ेगी। एम्पावरमेंट की बात जो हो रही है, टेक्नोलॉजिकली जो बात हो रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जो स्टोरी दिखाई थी उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तकनीक पे पूरा जोर देने की बात हो रही है, डेटा एनालिसिस की बात हो रही है। इसके साथ साथ जो त्वरित इंसाफ है, त्वरित कार्रवाई है, उसमें कहीं बच निकलने की उसे गुंजाइश न मिले। वो ऐसा ना हो कि वो पद पे अगर वहां से रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है या उसके खिलाफ शिकायत होती है तो वो कहीं बचने के रास्ते न तलाश ले। तो ये सारी चीजें जो इंसाफ का या कार्रवाइयों का जो समयबद्धता है, वो समयबद्धता और ज्यादा सख्त हो और कम समय लगे और बेहतर तरीके से जांच प्रक्रिया भी पूरी हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सके। तो इसके लिए ये जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा जो ये पूरे 8 मंडलों में खोले जाने थे पूरे एसईओज, तो वो एसईओज वहां पे खोले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, तभी पारदर्शिता आ पाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अभी कई प्रयास करने की ज़रूरत है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी जो सफ़र है भ्रष्टाचार की, जैसे अखंड प्रताप सिंह जी ने कहा कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं, समय लगेगा लेकिन बदलाव निश्चित होगा। शुभम जी, जब अगर हम कुछ मामलों की पहले बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। सरकार भी चाहती है कि धन शोधन से जुड़े जो मामले हैं या टैक्स यानी कि कर से, बिल्कुल सही है, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत सारी फास्ट ट्रैक कोर्टें बनी हैं, करप्शन की कोर्टें बनी हैं, लेकिन वो सारे जिलों में नहीं है। अभी गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए और इसमें और कोर्टों का विस्तार करना चाहिए। साथ में कोर्टों में समस्या ये है कि वहाँ पे स्टाफ की कमी है। एक कोर्टों में 20,000 25,000 फाइलें हैं, स्टाफ है नहीं, 2 3 4 स्टाफ से पूरी कोर्ट नहीं चल सकती। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोर्टें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं जो विभाग हैं वो टाइम से अपना काउंटर नहीं दाखिल करते हैं, इसलिए त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही। अखंड प्रताप जी, जब त्वरित कार्रवाई की हम बात करते हैं, फिर एक बार हम पुलिस पे ही आते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि जब पुलिस विवेचना करती है, आंकड़े इकट्ठे करती है, वो जब चार्जशीट दाखिल करती है और कोर्ट में मामला पहुंचता है, क्या विवेचना करने में भी अब जरूरत है कि थोड़ा त्वरित किया जाए, उसकी समय सीमा निर्धारित हो, जो विवेचना अधिकारी है वो भी उनको भी प्रशिक्षित करने की जरूरत, ताकि तथ्यात्मक विवेचना हो सके? बिल्कुल बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। और बिना इसके जब तक अपग्रेडेशन नहीं होगा, जब तक अपग्रेड नहीं किया जाएगा उस जांच प्रक्रिया को, उस पूरे सिस्टम को जो सिस्टम जांच कर रहा है, उस पूरे सिस्टम को जब तक या तो एम्पावरमेंट किया जाए, एम्पावरमेंट के साथ साथ जो सिस्टम है उसे टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल साउंड किया जाए, जब तक ये चीजें नहीं होंगी, जांच की वही पुराने ढर्रे पे अगर जांच हो रहा है तो वो हम लकीर के फकीर होकर रह जाएंगे। और सिस्टम इतना, अगर कहा जाए कि इतना चाल चुके हैं भ्रष्टाचारी, तो उनके पास बच निकलने के 1000 रास्ते हैं। उन 1000 रास्तों को रोकने के लिए यही वजह है, मुख्यमंत्री ने अगर ये बात रखी है कि डेटा एनालिसिस पे जोर दिया जाए, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम बेहतर तरीके से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई सुनिश्चित करें, हम एक एक चीज का पारदर्शिता के साथ उसका काम करें, उसके पूरी जब डेटा एनालिसिस होगी तो शिकायतें क्या हैं, जो जैसा कि अभी आपने एक दरोगा जी का दिखाया कि वो डीएसपी हुआ करते थे, डीएसपी थे और अब सिपाही हो गए, जो उनका मूल पद था उस मूल पद पे उनको वापस ला दिया गया। ये डिमोशन जो हुआ है, ये डिमोशन एक मैसेज, एक बड़ा संदेश देने के, जी बिल्कुल, एक मैसेज देने में ये बड़ी बात हुई है सामने। और इस तरीके से अगर कुछ बड़ी कार्रवाइयां होती हैं तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों में भी ये डर पैदा होगा, और ये डर पैदा होगा तो सिस्टम मजबूत होगा, जो जांच की प्रक्रिया है वो और ज्यादा मजबूत होगी। और ये सारी चीजें करने
करने के लिए डेटा एनालिसिस की भी जरूरत है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही साउंड होने की जरूरत है, और प्रशिक्षण की खास तौर पे जो बात आपने उठाई बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं, प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास तौर पे इन भ्रष्टाचार के मामले में जांच प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मैं तो बिल्कुल शुभम जी से इत्तेफाक रखूंगा कि इनकी जो लॉ का जो विंग है उस लॉ विंग की भी अच्छी खासी मदद ली जानी चाहिए, ताकि आप लॉ में कहां फ्लॉ है, कहां पे क्या गुंजाइश है उनके बच निकलने की, उसको भी ध्यान में रखते हुए जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजें बेहद जरूरी हैं, ताकि जब एक समेकित रूप में जब हमला किया जाएगा या किसी पे कार्रवाई के लिए बचने का रास्ता नहीं होगा उसके खिलाफ उसके पास, तो इंसाफ अपने सही मायनों में। एक चीज और मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा, इसी में आपसे पूछना भी चाहूंगा, जैसे जैसे तकनीक बढ़ रहे हैं, तकनीक से जुड़े अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, जो टेक्निकल जो क्राइम की बात करते हैं, क्या आपको लगता है इसके लिए भी प्रशिक्षण जरूरी है? इसके लिए भी पुलिस को तैयार रहने की जरूरत है? देखिए, जो ऑनलाइन क्राइम की बात होती है, साइबर क्राइम की बात होती है, बिल्कुल सुधार तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और चूंकि अब साइबर क्राइम और इस तरीके के क्राइम जिनकी बात आप कर रहे हैं बिल्कुल आधुनिक हो चुके हैं, अपराधी तू डाल डाल मैं पात पात वाले फंडे पे चल रहे हैं, और अगर ये ऐसा हो रहा है तो पुलिस को अपग्रेड होने से कौन रोक रहा है? क्यों रोका जा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है और आपके पास संसाधन है, आपके पास प्रशिक्षित लोग हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो जरूरी है तो आप बाहर से हायर भी करिए, आप उनको बाकायदा ट्रेनिंग देने के लिए इस देश से या प्रदेश से बाहर भी ले जाइए अगर वहां पे संसाधन है, और या फिर उनके जो बेहतर लोग हैं, बेहतर प्रशिक्षक हैं, उनको आप अपने यहाँ बुलाइए ताकि वो बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकें। और फिर एक कुछ मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाए, और वो मास्टर ट्रेनर्स जाके जगह जगह पे वो जहां जहां पे आपको इस तरीके अलग अलग जिलों में जाकर वहां पे बाकायदा ट्रेनिंग दें, और ये प्रक्रिया संवाद की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहनी चाहिए। आपसी टेक्नोलॉजी की जो शेयरिंग है वो चाहे प्रदेश के साथ हो, दूसरे प्रदेशों के साथ हो, चाहे वो सेंटर के साथ हो, ये बनी रहनी चाहिए ताकि अपराधी ना बचने पाए। होता क्या है कि यहां से अपराध करके हीनियस क्राइम्स की बात अगर करते हैं, यहां उत्तर प्रदेश में अपराध करके वो बगल के प्रदेश बिहार में चले गए या उत्तराखंड में चले गए या झारखंड में चले गए, तो उनके पास एक शेल्टर मिल जाता है, उनके पास वहां की पुलिसिंग के साथ वो अपना बेहतर तालमेल कर सकते हैं, या वहां से आके यहाँ पे अपने पूरे जो उनका जो नेक्सस होता है उस नेक्सस के जरिए या अपने सूत्रों के जरिए वो अपनी मदद वहां से ऑपरेट करते हैं, शेल्टर तैयार कर लेते हैं। ये सारी चीजें अगर टेक्नोलॉजी के साथ, डेटा एनालिसिस के साथ, एक दूसरे के साथ शेयरिंग के साथ, ये सारी चीजें होंगी और प्रशिक्षित लोग अगर जांच प्रक्रिया में होंगे या किसी अपराधी के पीछे पड़ेंगे तो वो अंजाम तक भी उसे पहुंचाएंगे, इसका भरोसा पुख्ता होता है, और यही कानून का एक बाल बुलंद करने के लिए बुनियादी चीज है। कुल मिलाकर प्रशिक्षण बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तकनीक से जुड़े क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार लगातार कोशिश करे कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए अलग अलग विभागों में। शुभम जी, जब हम तकनीक की बात कर रहे होते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि तकनीक से काफ़ी कुछ मदद मिलती है, चीज़ें आसान हो जाती है, ट्रैवल बचता है, समय बचता है, आसान तरीके से सुनवाई हो जाती है। न्यायपालिका में तकनीक कितनी मददगार है, जब हम चाहे ऑनलाइन हियरिंग की बात करें, ऑनलाइन सुनवाई की बात करें? बिल्कुल आपका कहना सही है। ऑनलाइन हियरिंग से संभव यह हुआ है कि हम घर बैठे कहीं पर भी अपने मुकदमे की आर्गूमेंट कर सकते हैं और जज साहब उस पर सुन सकते हैं, हमको उस पर निर्णय दे सकते हैं। जहाँ तक तकनीक की बात है, 2010 से डिजिटलाइजेशन हाईकोर्ट में शुरू हुआ, सारे 2010 के बाद से सारे मुकदमे ऑनलाइन हैं, आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के किसी की भी हिस्ट्री देख सकते हैं। और अन्य विभागों में जो ये करप्शन हो रहा है, वो चीज अगर डिजिटलाइजेशन के जरिए आ जाएंगी तो ये जो करप्शन हो रहा है विभागों में, बहुत हद तक उस पर लगाम लगाया जा सकता है। सरकार उस पर काम कर रही है। सरकार को त्रिस्तरीय कमेटी, हमारा मानना है कि त्रिस्तरीय कमेटी बना के डिजिटलाइजेशन करके सारे करप्शन वाले विभाग जो मैटर्स हैं उसको एक कमेटी को दे देनी चाहिए और उसके माध्यम से इस पे रोक लगाई जा सकती है, लोग काम किया जा सकता है। अखंड जी, आप दोनों मेहमानों से एक लास्ट सवाल, समय की बेहद कमी है, क्या जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे होते हैं तो जितनी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए, लोगों को पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ या अलग अलग आवेदनों का लाभ मिले, क्या लोगों की जिम्मेदारी कितनी अहम हो जाती है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे कामों के लिए हम राशन कार्ड बनवाने की बात करते हैं, पेंशन कार्ड बनवाने की बात करते हैं, लोगों के पास धैर्य नहीं है, वो छोटा रास्ता अपनाते हैं, क्या वो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है? उस पर भी सोचने और समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पर समग्रता में जब तक कार्रवाई नहीं होगी, समग्रता में जब तक इस बात की गंभीरता को नहीं समझा जाएगा, किसी भी
मसले की जड़ तक पहुंचना आसान नहीं होगा और भ्रष्टाचार तो पूरी हमारी जड़ों तक घुस चुका है। और ये बिल्कुल ठीक बात आपने उठाई, बहुत बुनियादी बात है कि हम छोटे छोटे राशन कार्ड भी बनवाना है तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं। हम शॉर्टकट पे क्यों जाते हैं? हम थोड़ा सा धैर्य रखें, हम सिस्टम को फॉलो करें। जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, हम यानी वो पढ़े लिखे लोग, वो जिम्मेदार लोग, वही ज्यादातर, यूं भी हम इस बात को आज फिर आपके ही स्टूडियो में एक बार पहले कह चुके हैं, दोबारा दोहराते हैं कि वैतरणी जो है यानी नदी जो है, चाहे वो गंगा की बात ही क्यों न करना, नारायणी भी उतरती है तो हिमालय से उतरती है, जमीन से हिमालय तक नहीं जाती। हमें ध्यान देना होगा कि जब बड़े लोग, जब वो जिम्मेदार लोग, अगर उनके खिलाफ एक्शन होता है या फिर वो सुधरने की शुरुआत करते हैं तो इसका सीधा असर जमीन पे खड़े आदमी तक पहुंचता है, यानी आखिरी पायदान तक वो बात पहुंचती है और मुकम्मल तरीके से पहुंचती है। ये प्रभावी तरीका है और यही वजह है कि हम सभी को शुरुआत में शामिल होना चाहिए, हम सभी को इसका इस्तकबाल भी करना चाहिए और एक दूसरे को बिल्कुल सही कहा आपने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको आगे आने की जरूरत है। शुभम जी, लास्ट कमेंट यही सवाल, क्या लोगों में भी धैर्य की कमी अपने काम करवाने की, जब वो किसी सरकारी विभाग में चाहते तो वो चाहते हैं कि बस जल्दी से हो जाए और इसीलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है? हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। भ्रष्टाचार का बढ़ावा इसलिए मिलता है क्योंकि आम पब्लिक चाहती है कि त्वरित हमारा काम हो जाए, भले माध्यम कुछ भी हो। माध्यम कोई भी हो, वो ये नहीं सोचते कि ये माध्यम गलत है या सही है। उनका काम ये है कि हमको तत्काल चाहिए दवाई। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक मेडिसिन है, आदमी 10 हैं। अब एक मेडिसिन किसी एक को दी जा सकती है, 10 आदमी को एक साथ नहीं दी जा सकती। हर आदमी कहता है कि इसके लिए हमें पे कितना भी करना पड़े लेकिन हमको त्वरित मिल जाए। ये जो जल्दबाजी है वही भ्रष्टाचार की जड़ है और ये भी है। ये आज से नहीं, आज से चला आ रहा है। सरकार उस पर निरंतर काम कर रही है और सरकार का ये प्रयास है कि जड़ से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। बेहद जरूरी है और सरकार लगातार कोशिश करे, जैसे आप कह रहे हैं, कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और इसीलिए डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग जो विभाग है वो भी स्थापित किए जाए, पुलिस को और भी सतर्क और प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि जो भी अपराध है उससे निपटारा हो सके। जहां तक पुलिस की बात है, हमारा जो है मानना यह है कि पुलिस को पास बहुत सारे काम है, इसलिए भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को किसी एक स्पेशल एजेंसी को दे दिया जाए तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस के पास जिम्मेदारियां काफी हैं, कई काम है, लेकिन लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि धीरे धीरे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और इसके लिए सरकार, पहले 11 जिलों में एसीओ स्थापित थे और अब 8 जिलों को और विस्तारित किया जा रहा है और मकसद यही है कि सरकारी विभागों पे जो भ्रष्टाचार है और उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। लेकिन सरकार के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी अहम है, लोगों की जो सहभागिता है, लोगों की जो जागरूकता है वो भी बढ़ानी होगी। नमस्कार।